हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के प्रवर्तन को पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण में सिद्ध करना है R बराबर 2F। आइए अपन लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको प्रूफ करना है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें, प्रूफ करें R इज इक्वल टू 2F, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं F इज इक्वल टू R/2। ये अवतल दर्पण में प्रूफ करना है। हम एक अवतल दर्पण लिए जिसमें P जो है उसका ध्रुव है, F उसका मुख्य फोकस है और C उसका वक्रता केंद्र है। सबसे पहले आपको इसमें जो डायग्राम बनाए जाते हैं उसको समझना है कि डायग्राम कैसे बनाए जाएंगे, और फिर हम स्टेप वाइज इसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है कि इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए एक डायग्राम बनाना है। उस डायग्राम को हम लोग शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले इस प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण लेना है। प्रधान अक्ष के समांतर क्या करेंगे, एक आपतित किरण लेंगे। अब इसकी स्केल की सहायता से आपको एक आपतित किरण लेना है जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही होगी। यह है आपका आपतित किरण। आप इसका तीर के निशान से बनाएंगे जो प्रधान अक्ष के समांतर है, मतलब ये और ये आपस में क्या है, समांतर है। हम लोग जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हैं। ये आपको रूल में बताया गया था कि प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हैं। तो आपको जहाँ पर वो बिंदु टकराती है, वो किरण टकराती है, वो बिंदु और उसके मुख्य फोकस को स्केल की सहायता से मिला करके आपको परावर्तित किरण इस तरह बना लेना है। तो आपका सेकेंड काम होगा, इसका परावर्तित किरण बनाएंगे स्केल की सहायता से इस पॉइंट और मुख्य फोकस को मिला करके। ये है आपका परावर्तित किरण है, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको C पॉइंट से, वक्रता केंद्र से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक अभिलंब ड्रॉ करना है। एक जो है आपको नॉर्मल एक अभिलंब ड्रॉ करना है और वो डॉट डॉट लाइन से आप बनाएंगे। तो आपका थर्ड काम है कि वक्रता केंद्र से जो ये बिंदु है जहां पर आपतित किरण आकर टकरा रही है उस पर एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे। एक नॉर्मल जो है हम लोग यहां से ड्रॉ करेंगे और वो डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे। स्केल की सहायता से आप इसको बना लीजिएगा। ये एक अभिलंब है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो है A और B आपतित किरण है जो बिंदु B से आकर टकराती है। CB आपका अभिलंब हो गया। तो आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है उसके बीच एक कोण बनेगा जिसका नाम होगा आपतन कोण, और इसको स्मॉल आई से लिखा जाएगा। ये स्मॉल आई है। उसी तरीके से ये है आपका परावर्तित किरण और ये है आपका अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये आपका परावर्तन कोण बनेगा और इसको स्मॉल आर से लिखा जाएगा। ये चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसका नेमिंग करना है इस दर्पण का। तो मान लिया जाए कि ये दर्पण जो है MN एक दर्पण मान लिया गया है कि MN क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। अब क्या करना है, आपको ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, उसके ध्रुव से उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लिख लेना है। आप स्केल की सहायता से बना लेंगे। ये जो दूरी है ये P और F, जो PF है, ये PF आपको फोकस दूरी है। फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो ध्रुव है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को
वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। आपको ये चीज़ पहले के डायग्राम में बता चुके हैं कि जो ध्रुव है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या लिखा जाता है और वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से लिखते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, पहले उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण लिए जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। AB जो है आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। AB कैसी किरण है? आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो AB आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है और समांतर आने वाली किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, तो आपको इसको फोकस से क्रॉस कराना है। उसके बाद आप C से B पर एक अभिलंब ड्रॉ किए हैं, तो इसलिए आपको एक आपतन कोण बना और एक परावर्तन कोण बना। P से F जो है, P से F की दूरी को आप फोकस दूरी कहते हैं जिसको स्मॉल f से लिखा जाता है, और P से C की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं जिसको कैपिटल R से लिखा जाता है। और ये चीज़ें आप जो है कि अपने एग्जाम में लिख कर आएंगे, तो आपको सुविधा के लिए जो है हम लोग लिखवा देते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कि MN क्या है, एक अवतल दर्पण है। जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। आप इसको लिख सकते हैं जिसका ध्रुव जो है P है, मुख्य फोकस F, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र C है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है, AB आपतित किरण है जो मुख्य फोकस से गुजरती है। AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है। जो मुख्य फोकस F से गुजरती है। ठीक है, P से F की जो दूरी है उसको फोकस दूरी PF कहा गया है। P और F की दूरी को हम लोग फोकस दूरी PF की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f लिखे हैं, और ध्रुव P से वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या PC बराबर वक्रता त्रिज्या कैपिटल R लिया गया है। ठीक है, इतनी बातें हम लोग जो है आपको लिख चुके हैं। उसके बाद लिखा गया है कि C से B पर अभिलंब डाला गया है। बिंदु C से
सी से बिंदु बी पर यहाँ सी से बी पर क्या डाला गया है, सी से बी बिंदु बी पर एक अभिलंब खींचा गया है। ठीक है, तो इतनी बातें जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं उसको हम लोग एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया गया है। अब सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे इसको प्रूफ करना शुरू करेंगे। अब हम लोग उसके आगे को प्रूफ करेंगे और हम जानते हैं कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से जो ये आपतन कोण I है वो परावर्तन कोण R का बराबर होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये सारी बातें आपको लैंग्वेज में वहां पर लिखना है कि आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण बराबर होगा किसका, तो परावर्तन कोण का, परावर्तन कोण का बराबर होगा। ठीक है, आपतन कोण को स्मॉल आई से लिखते हैं, तो आप लिखेंगे कि एंगल आई जो है वो बराबर होगा परावर्तन कोण एंगल आर का। लेकिन लैंग्वेज लिखने में जो है ना वो शॉर्टकट नहीं करना है, क्योंकि जितना अच्छा से आपको लैंग्वेज लिखा रहेगा नंबर आपको फुल दिए जाएंगे, वो नंबर कट नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते क्या है कि उसको शॉर्ट में प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। आपको शॉर्ट में प्रूफ नहीं करना है, आपको लैंग्वेज को स्टेप वाइज लिखते जाना है ताकि नंबर कहीं भी कटने का कोई संभावना ना हो। अब समझते हैं कि इसमें आई कौन है। आई जो है आपका ये वाला कोण आई है और इसको लिखेंगे ए बी सी। तो एंगल आई को लिखा जाएगा एंगल ए बी सी, और एंगल आर नीचे वाला है इसको लिखेंगे एफ बी सी। तो यहाँ लिखा जाएगा एंगल एफ बी सी, और ये है समीकरण 1। अब एक चीज समझिए, अगर मान लिया जाए कि आपको दो रेखाएं आपस में समांतर हों, ठीक है, ये मैथ है कि दो रेखाएं आपस में समांतर हो और कोई तिर्यक रेखा अगर कट करती हो तो ये जो कोण बनते हैं इसको एकांतर अंतः कोण बोलते हैं, और एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। ये अगर रूल नहीं याद है तो आप रूल याद कर लीजिए कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो ये जो कोण बनते हैं इसको एकांतर अंतः कोण बोलते हैं, और ये कोण आपस में बराबर होता है। हम जानते हैं कि यहाँ ए बी और जो सी पी है ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं समांतर है इसके जैसा, और ये है उसका तिर्यक रेखा जो दोनों को कट कर रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण इसके तरह क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण के नियम से बराबर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे चूंकि ए बी और सी पी समांतर है, ए बी समांतर है सी पी का, इसीलिए एंगल आई और एंगल सी क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल आई को लिखेंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर होगा इस एंगल सी का, इसको लिखेंगे एफ सी बी, एंगल एफ सी बी, और ये आपका सेकेंड समीकरण बनेगा। नियम अगर चाहे तो लिख सकते हैं, नियम है एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण के नियम से ये बराबर हुआ है। अब समीकरण 1 और 2 में देखें, 1 में भी ए बी सी है और 2 में भी ए बी सी है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है बायां पक्ष, तो दायां पक्ष भी बराबर होता है। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण
1 तथा 2 से, जिस तरीके से आपको लिखाया जा रहा है स्टेप पर आपको वैसा ही लिखना है, शॉर्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट करने से नंबर कट सकता है। 1 और 2 से आपको ये और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे एंगल एफ बी सी बराबर है एंगल एफ सी बी का, एंगल एफ सी बी का। अगर हम लोग ध्यान दें तो ये दोनों जो कोण है एफ बी सी, ये वाला कोण है एफ बी सी, और एफ सी भी ये कोण है, ये दोनों एक त्रिभुज के 2 कोण हैं। ये जो त्रिभुज है इस तरह से, ये इस त्रिभुज के 2 कोण बन रहे हैं, तो हम त्रिभुज का नाम लिख दे रहे हैं, त्रिभुज का नाम हो जाएगा बी सी एफ। ये एक त्रिभुज है इस तरह से बी सी एफ, तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी एफ में उसके ये कोण इस कोण का बराबर है, तो लिखेंगे एंगल एफ बी सी जो है एंगल एफ सी बी का बराबर है। अब एक नियम और पढ़िए मैथ का नियम, कि कोई भी अगर मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है और उसका 2 कोण अगर बराबर हो तो इसको समद्विबाहु बाहु त्रिभुज कहेंगे, और समद्विबाहु बाहु त्रिभुज में उसके 2 भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। तो इस नियम से हम कह सकते हैं कि अगर किसी एक त्रिभुज का 2 कोण अगर बराबर होता है तो उसको समद्विबाहु बाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज है आपका त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। ये मैथ है, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु बाहु त्रिभुज में 2 कोण के साथ साथ 2 भुजा बराबर होते हैं, तो इस कोण का सामने ये भुजा, इस कोण का सामने ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर वो ये और ये जो है आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि आपका जो है बी एफ बराबर है एफ सी का। आप लिख सकते हैं जो बी एफ भुजा है वो एफ सी का बराबर है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, यदि ये जो बिंदु बी है अगर यहाँ ना होकर के सपोज का तो यहाँ होता, बहुत निकट होता, तो आपका एफ बी इस तरह से बन रहा होता ऐसे, तो आप लिखते कि सर जो एफ बी है वो लगभग एफ पी का बराबर है। मतलब बिंदु बी को अगर हम पी से बिल्कुल नज़दीक मान लें तो हमारा जो एफ बी रेखा है वो एक्चुअल में एफ पी के बराबर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ लिखा जाएगा कि यदि बिंदु बी जो है, यदि बिंदु बी जो है पी से काफ़ी निकट होता, काफ़ी निकट होता मतलब नज़दीक होता, निकट हो, तो जो आपका ये अगर बी यहाँ पर होता तो एफ बी जो है एक्चुअल में एफ पी का बराबर हो जाता। एफ बी जो है वो एफ पी का बराबर हो जाता। ठीक है, ये हो गया। अब समझते हैं कि यहाँ जो एफ बी है वो एफ सी का बराबर है और यहाँ एफ बी एफ पी का बराबर है। तो आप कह सकते हैं दोनों से कि ये जो आपका एफ बी है, देखिए वो एफ बी जो है यहाँ वो पी एफ का बराबर है, एफ बी पी एफ का बराबर है, और यहाँ पर जो एफ बी है ये वाला एफ बी वो जो है एफ सी का बराबर है, एफ सी का बराबर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि पी एफ बराबर एफ सी का? अगर एफ बी इसका बराबर और वही एफ बी इसका बराबर है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो पी एफ है वो एक्चुअल में एफ सी का बराबर प्रूफ हो गया है। पी एफ कहाँ से कहाँ याद रखिए, पी एफ ये वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पी एफ जो है ये वाला, ये पी एफ किसके बराबर है, एफ सी इसके बराबर है। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब अगर मान लिया जाए कि हमको पी सी लिखना है, क्या लिखना है, पी सी, तो पी सी को हम कैसे लिख सकते हैं,
अगर हमको PC लिखना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक PC लिखना है, तो PF प्लस FC लिखेंगे। ठीक है, फिर से अगर आपको पूरा PC लिखना है तो आप PF प्लस FC लिखेंगे तो पूरा PC आ जाएगा। तो आप लिखेंगे PF प्लस FC। ओके, तो PF को आप PF लिख सकते हैं, PF, और क्या FC को फिर से PF लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो आप लिख सकते हैं, है ना। ये PC को लिख सकते हैं PF प्लस FC। कहाँ से कहा गया सर? PC ये पूरा लाइन है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक PC, इसको हम आधा लिखे PF और फिर आधा लिखे FC, जोड़ दिए, पूरा PC बन गया। PF को PF छोड़ दिया गया है और जो FC है इस FC को फिर बना दिए PF। तो अब जो है हम लोग PF प्लस PF इसको लिख सकते हैं 2PF बराबर PC। ठीक है, PC हो गया है। अब ध्यान से समझें सर, PC को क्या लिखा जाएगा? PC को लिखा जाएगा R। तो अब लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2 और PF को क्या लिखा जाएगा? स्मॉल f। तो इस तरीके से ये R बराबर 2F प्रूफ हो चुका है। इसी को चाहेंगे तो आप अगर f का वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से लिखेंगे f इज इक्वल टू R और डिवाइड में 2 चला जाएगा। तो इस तरीके से ये भी प्रूफ हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये प्रूफ आराम से समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए। अब हम लोग उत्तल दर्पण में R बराबर 2F को सिद्ध करेंगे। अभी हम लोगों ने R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R/2 ये सिद्ध किया था अवतल दर्पण में। अब उसी चीज़ को R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R/2 इसको सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आपको सिद्ध करना है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि R जो है 2F के बराबर होता है या F जो है R/2 के बराबर होता है। ये आपका एक उत्तल दर्पण है जिसमें MN एक उत्तल दर्पण लिया गया है। ठीक है, MN क्या है? एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव जो है P लिया गया है, मुख्य फोकस F लिया गया है और वक्रता केंद्र C लिया गया है। हम लोग क्या किए? एक MN एक उत्तल दर्पण बनाए हैं जिसका ध्रुव P लिया गया है, मुख्य फोकस F लिया गया है, वक्रता केंद्र C लिया गया है। P ध्रुव P से मुख्य फोकस F का जो बीच का दूरी है PF, इसको फोकस दूरी स्मॉल f से लिखा जाता है। उसी तरीके से जो ध्रुव P है उससे वक्रता केंद्र C, P से C का जो बीच का दूरी है इस PC को वक्रता त्रिज्या कैपिटल R से लिखा जाता है। ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि P से F का जो बीच का दूरी है इसको फोकस दूरी कहेंगे, इसको स्मॉल f से लिखा जाएगा। और उसी तरीके से P से C जो का जो बीच का दूरी है PC, इसको वक्रता त्रिज्या कैपिटल R से लिखा जाएगा। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हमारा जो प्रधान अक्ष है उसके समांतर एक आपतित किरण लेंगे। जैसा कि आपको AB यहाँ पर एक आपतित किरण दिखलाया गया है जो समांतर है प्रधान अक्ष का। ठीक है, अब इसका जो आपतित किरण है वो बिंदु B से आकर टकराती है और हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाले किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई दिखाई देती है उत्तल दर्पण में। तो ऐसा लगना चाहिए कि ये जो परावर्तित किरण है ये कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है, क्योंकि उत्तल दर्पण के केस में जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ रही हो तो दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है। तो आपको क्या करना है? आपको मुख्य फोकस F और आपतन बिंदु B को स्केल की सहायता से मिलाते हुए एक रेखा, एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, उसमें करेंगे क्या हम लोग कि जो दर्पण के सेकेंड साइड है उसको डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे
और दर्पण के फर्स्ट साइड जो परावर्तक सतह है उसको सीधी रेखा से खींचा जाएगा। अब क्या करना है, जो आपको वक्रता केंद्र C है, उस वक्रता केंद्र C से आपतन बिंदु B को एक जो है अभिलंब से मिलाना है। तो आप अपने स्केल की सहायता से वक्रता केंद्र C और आपतन बिंदु B को स्केल की सहायता से यूं लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन जो है आपको डॉट डॉट लाइन से मिलाया जाएगा, डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे और ये आपका रहेगा अभिलंब। अब हम लोग जानते हैं कि जो अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण का डेफिनेशन है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। तो ये है अभिलंब और ये है आपतित किरण, इसके बीच कोण बन रहा है ये वाला कोण, आपतन कोण I हो गया। उसी तरीके से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको स्मॉल r से लिखा जाता है। तो ये सारी बातें आपको चित्र के बारे में थी। अब इसी को पहले लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेना है, जो चीज़ आपको बताया गया था। पहले बताया गया था कि जो MN है एक उत्तल दर्पण है। आप इसको लिख लीजिए, माना कि MN एक उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण में P क्या है, ध्रुव, F क्या है, मुख्य फोकस, और C क्या है, वक्रता केंद्र। सबको लिखना है। देखिए ये चीज़ जो ना याद करने वाली चीज़ नहीं है, इसको डायग्राम को देख के आप आराम से लिख सकते हैं। जिसका P ध्रुव है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। लिखेंगे जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, तथा वक्रता केंद्र जो है वो क्या है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे कि AB जो है वो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण है। AB क्या था, AB एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर है। तो आपको लिखना है AB प्रधान अक्ष के समांतर, AB प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण है, आपतित किरण है। ओके। और BD क्या है, परावर्तित किरण है। BD परावर्तित किरण है। उसके बाद जो PF है, P से F का दूरी PF, P से F का दूरी PF जो है वो फोकस दूरी है, जिसको स्मॉल f से लिखा जाएगा। उसी तरीके से ध्रुव P से वक्रता केंद्र C के बीच के दूरी PC को कैपिटल R से लिखा जाएगा। ये बातें आप जो है अपने नोटबुक में पहले उतार लेंगे। और ध्यान रहे कि कोई भी चीज़ शॉर्ट में लिखने की कोशिश ना करें। अब जितना जानते हैं इस चित्र के बारे में सारी बातें वहाँ पे लिखना है, ताकि जब एग्ज़ाम में कोई आपका कॉपी चेक करे तो नंबर काटने का कहीं से कोई संभावना ना हो, वो आपके नंबर को ना काट सके। तो आप जितना कुछ जानते हैं इस चित्र के बारे में पूरी बातें आप पूरे विस्तार से लिखेंगे। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन याद कर रहे हैं, बल्कि आप चित्र को देख करके जो जो चीज़ें चित्र में बताई गई हैं आपको उसको
अपने लैंग्वेज में भी आप उसको लिख सकते हैं। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग अभी प्रूफ को शुरू करेंगे। अब हम लोग अपने प्रूफ को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग जानते हैं कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो हम इसको लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से प्रकाश के परावर्तन के नियम से जो आपतन कोण होगा, आपतन कोण जो है वो बराबर होता है परावर्तन कोण का। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण का। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण को स्मॉल आई से लिखा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से लिखा जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं कि एंगल आई यहाँ पर कौन सा है। ये है आपको कोण आई, ये कोण आई है जिसको लिखा जाएगा ए बी ए। तो एंगल आई को लिखा जाएगा एंगल ए बी ई। ये है एंगल आई जिसको लिखा जाएगा ए बी ई। ऊपर वाला एंगल आर है जिसको लिखा जाएगा ई बी डी। तो लिखेंगे एंगल ई बी डी। ये है समीकरण 1। ठीक, अब एक चीज और समझिए, ये जो ए बी है और जो पी सी है ये समांतर है, ये आपस में इस तरह से समांतर है। और हम जानते हैं कि समांतर में अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उसको कोई तिर्यक रेखा कट करता है, तिर्यक रेखा कट करता है, तो ये कोण जो है, ये कोण इस कोण का आपस में संगत कोण कहलाता है। और संगत कोण आपस में बराबर होता है। ये समांतर जो है रेखा के प्रॉपर्टीज में आप लोग पढ़े होंगे कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो उसका ये जो दोनों कोण बनेगा, ये दोनों कोण आपस में संगत कोण कहलाएगा और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। उसी हिसाब से हमारा जो ए बी है, ये ए बी और ये जो पूरा प्रधान अक्ष है पी सी, ये है समांतर। और इसको ये जो है, ये तिर्यक रेखा जो अभिलंब ड्रॉ किए थे, ये एक तिर्यक रेखा है, ये इसको कट कर रहा है। ये दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा आपका जो अभिलंब है वो कट कर रहा है। ये आपका है सी यहाँ पर और ये आपका बी यहाँ पर। तो इस हिसाब से ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो आप कह सकते हैं एंगल ए बी ई, ये वाला कोण, एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई बराबर होगा किसका, ये वाले कोण सी का, एफ सी बी, एंगल एफ सी बी का। ये समीकरण 2। और यहाँ पर लिख देंगे संगत कोण के हिसाब से। कौन सा कोण लगा यहाँ पर, संगत कोण है और इसलिए आपस में बराबर है। तो आप कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए तो हम लोग कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से कौन बराबर हो गया, वो बराबर है ई बी डी बराबर है एफ सी बी का। ओके, चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग 3। अब देखिए यहां पर ध्यान से, ये जो है ये वाला कोण इस कोण का बराबर है शीर्षा अभिमुख कोण को। जानते हैं अब दो रेखाएं अगर आपस में एक बिंदु पर कट करती हो, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर कट करती हो तो ये जो दो कोण बनेंगे इस कोण को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण और वो आपस में बराबर होता है। सेम यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम थोड़ा सा इसको ओवर राइटिंग करते हैं। ये एक है ऐसा रेखा और ये एक है ऐसा रेखा।
ठीक है, और दोनों इस बिंदु पर आकर कट हो रहा है, तो ये कोण और ये कोण आपस में इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। तो आप जो है इस कोण R को लिखेंगे कि कोण ये वाला R, जिसको आप लिख सकते हैं EBD, कोण EBD बराबर होगा इस वाले कोण B का, जिसको लिख सकते हैं FBC, कोण FBC, और इसको समीकरण 4 मान लीजिए। और इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। फिर समझते हैं, जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर कट करती हैं तो उसको बोलते हैं, इन दोनों कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। और सेम वही बात यहाँ पर हो रहा है कि ये दो कोण जो है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ठीक है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये कोण और ये कोण क्या बन जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। तो अब देख सकते हैं समीकरण 3 और 4 में दोनों जो बायां पक्ष है हमारा बराबर है, तो उस नियम से दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा 4 से जो एंगल FCB है वो बराबर है एंगल FBC का। और अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर हम एक त्रिभुज लेते हैं, और एक त्रिभुज ये है, देखिए FCB, ये एक त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज बना, ठीक है, FCB ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में एंगल C जो है ये वाला एंगल और एंगल B जो है ये वाला एंगल आपस में बराबर है। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का नाम क्या है? BCF। तो लिखिए आप इसको, त्रिभुज BCF में क्या लिखेंगे? BCF में ये कोण इस कोण का बराबर है। अब इसको लिखिए यहाँ पर कि कोण FCB बराबर है FBC का, ठीक है। कोण C कोण B का बराबर है, इसलिए ये और ये जो है आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज BCF जो है क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए उसका जो FC भुजा है वो FB का बराबर होगा। उसका जो BF है वो बराबर हो जाएगा FC का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सर ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण बराबर है, इसीलिए ये जो है आपको समद्विबाहु त्रिभुज है और इसके ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो जाएगा। अब अगर मान लिया जाए कि ये बिंदु B जो है वो P के बिल्कुल नज़दीक होता तो आपका FB जो है वो FP के बराबर होता। तो आप लिख सकते हैं कि यदि बिंदु B जो है वो, यदि बिंदु B P से निकट हो, अगर B जो है यहाँ ना होकर के यहाँ पर होता तो आपका FB ऐसे ना बन करके ऐसे बन रहा होता, ये आपका FB होता यहाँ पर। तो हम कहते हैं कि सर FB जो है FP के बराबर है। तो उस कंडीशन में आपका जो FB है वो बराबर हो जाता FP का, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं थोड़ा सा और हम लोग, ये जो है FB बराबर है FC का और यहाँ पर FB बराबर है FP का या PF का। तो क्या हम कह सकते हैं कि सर ये दोनों हैं आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे
कि हमारा जो एफ सी है वो बराबर हो गया एफ पी या पी एफ का। ठीक है, मतलब आपका जो एफ सी है ये वाला, ये एफ सी वो एफ पी इसका आपस में बराबर है, ये और ये जो है आपस में बराबर है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या आपस में बराबर है। अब इसको लिखिए डायरेक्टली, आप यहाँ से लेकर के यहाँ पी सी एक रेखा लीजिए, पूरा रेखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पी सी लिखिए। तो आप लिखेंगे पी सी बराबर, अगर आप पी सी लेना चाहेंगे तो समझिए जो पी से सी है इसको लिखने के लिए आप ऐसा लिखेंगे, पी एफ एक बार लेंगे आधा और एक बार लेंगे एफ और सी आधा। ठीक है, फिर से पी सी को लिखेंगे पी एफ और एफ सी, पी सी को लिखेंगे पी एफ प्लस एफ सी। ओके, पी एफ को तो पी एफ लिखेंगे और एफ सी जो है हमारा फिर से उसको पी एफ लिखा जाएगा। यह है पी सी का वैल्यू, तो लिखेंगे पी सी बराबर एक पी एफ, कितना हो जाएगा 2 पी एफ हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 पी एफ। अब बताएं पी सी आपके पास क्या था, पी सी आपके पास आर था, तो आप लिखेंगे आर इज इक्वल टू 2 और पी एफ का था आपका एफ था, तो इस तरीके से आपको प्रूफ हो गया आर इज इक्वल टू 2 एफ। और इसी को आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो ये था आपको अवतल दर्पण में प्रूफ किया गया कि किस तरीके से जो है आर 2f का बराबर होगा या f जो है r बाई 2 का बराबर होगा। और ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसीलिए पूरे विस्तार से इसको स्टेप वाइज लैंग्वेज के साथ लिखा गया है। आपको एज इट इज़ वैसे ही प्रैक्टिस करके एग्जाम में लिखना है ताकि कोई भी नंबर ना कट सके। ये जो है